हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हितेश आज आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स सीरीज के आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं द हिंदू बिजनेस लाइन में आए हुए एक एडिटोरियल के बारे में, जो कहता है मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना। इस टॉपिक के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। 3 क्षेत्र मुख्यतः हर उसमें होते हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। यानी एग्रीकल्चरल क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और साथ ही साथ जो लास्ट वाला सेवा क्षेत्र। इन 3 क्षेत्र में हमारा जो इकोनॉमी होती है वो डिवाइडेड होती है। आज उन 3 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए आप यदि यूपीएससी या एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर कोई स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे मान के चलिए आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राम सर की प्लेलिस्ट जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरे वीडियो जो है वो डले हुए हैं। यदि आपको पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी के लिए जो लाइव क्लासेस है संतोष सर की अभी चल रही हैं, और जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं उनके जो रिकॉर्डेड हैं वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी, इथिक्स, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट जो है वहाँ पर कवर करा दिए गए हैं, और जो सब्जेक्ट बचे फ्यूचर में उनको कवर करवाया जाएगा। और करंट अफेयर्स में तो हम चर्चा करते ही हैं, तो करंट अफेयर्स के भी जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं वो आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो यदि हम देखें जीएस पेपर 3 जो हमारा है मेंस जीएस पेपर 3 में हम देखें इकोनॉमिक्स से जो संबंधित मुद्दे होते हैं उसमें पहली यूनिट दी हुई है आपकी, क्या दी हुई है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। आज इस यूनिट के लिए हमारे ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होगा? आगे आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हम ये देखेंगे कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आज वर्तमान में कितना, हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से जुड़े मुद्दों में हमें ये जानना आवश्यक रहेगा कि कौन सा क्षेत्र हमारे प्राथमिक तौर पर जो है रोजगार प्रदान करवा रहा है, और कौन कौन से अलग क्षेत्र हैं जो हमारी जो रोजगार वाली संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सभी के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा तो यूपीएससी भी हमसे पूछ चुका है। इसलिए टोटली पूरी यूनिट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में समझ लेते हैं चर्चा में क्यों है, क्या बात हुई है जो चर्चा में चल रहा है। आज वर्तमान में देखें हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हमारे यहाँ एक की पिलर के तौर पर उभर रहा है, हमारे एक सपने के लिए, जो हमने देखा है विकसित भारत 2047 का सपना। ये विकसित भारत 2047 का सपना क्या है कि हमें 2047 तक 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। आज हम क्या हैं? एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको आगे बढ़कर हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो यदि हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये इस चर्चा का मुद्दा है, इसलिए एडिटोरियल जो है वो लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि द प्राइमरी गोल ऑफ बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग शुड बी जॉब क्रिएशन टू लेवरेज इंडियाज यूथ पॉपुलेशन। यानी कहने का अर्थ है, अगर मैं समान भाषा में कहूँ, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर जनसांख्यिकी लाभांश उसको शान से प्रदर्शित अगर हमको और ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमें हमारा जो ये क्षेत्र है इसको जो हम बढ़ा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, किसी और कारण से नहीं, केवल इस यूथ को, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए इसका डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसमें यही कहा गया है और आगे बताया गया है एडिटोरियल राइटर के द्वारा कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका दिमाग आएगा कि आज वर्तमान में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है क्या। थोड़ा मैं बेसिक्स में चले जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। मुख्यतः आप यदि किसी देश की विकास की प्रकृति देखें, मतलब प्रक्रिया देखें, प्रोसेस देखें, तो वो कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है इकोनॉमी के 3 सेक्टर से। वो 3 सेक्टर क्या है आपको पता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन 3 क्षेत्रों से होते हुए व्यक्ति जो है वो विकास की स्थिति में बढ़ता है। कोई भी डेवलप्ड देश आप देखेंगे उसमें एक ट्रेंड देखने को मिला है हमको कि उसके यहाँ की इकोनॉमी पहले प्राथमिक रही है। प्राथमिक मतलब कृषि संबंधित, जैसे आपके यहाँ कृषि का उत्पादन होता है तो उस देश के अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर कहें कि उस देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान अब कृषि क्षेत्र का होता है शुरुआती तौर पर। फिर जब देश थोड़ा आगे बढ़ता है तो उस कृषि क्षेत्र से आगे बढ़कर वो चले जाता है सेकेंडरी क्षेत्र, से कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से इसको हम जानते हैं। आज वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ कितना डेवलप
नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या है, पहले वो कर देते हैं अपने यहाँ की कृषि उत्पादों को उत्पादित, फिर उस कृषि उत्पाद को रॉ मटेरियल बनाकर उसी को यूज करके बना देते हैं दूसरा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल समझे, पहले देश बनाते हैं अपने यहाँ का गेहूं, उस गेहूं को तैयार करने के बाद जब वो डेवलप्ड हो जाते हैं उस गेहूं के विकसित करने पर, तो उस गेहूं को बना देते हैं फिर आटा बनाने के बाद उसको अलग अलग प्रोसेस करने के लिए आटा बनाने की ये फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर विनिर्माण क्षेत्र। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसके बाद जाता है सेवा क्षेत्र में, यानी टर्शरी वाले में। अब हमारे यहाँ देखने को क्या मिला भाई, ये तो एक विकसित देश में सामान्यतः देखा जाता है कि जो विकसित होने वाले होते हैं वो ऐसी स्थिति में चलते हैं, या फिर किसी भी देश में ग्रोथ का यही पैटर्न होता है कि उस तरह से ग्रोथ में पहुँचते हैं। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहरहाल ये जो ट्रेंड है उसको हमने फॉलो नहीं किया है। क्यों नहीं करा है भाई, क्योंकि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होता है, हमने प्राइमरी से डायरेक्ट जंप मार लिया टर्शरी सेक्टर में। यानी पहले हमारी, अगर हम बोले इनिशियल तौर पर जब भारत अभी नवीनतम स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो प्राइमरी सेक्टर का था। उसके बाद डायरेक्टली हमने जंप करा है टर्शरी सेक्टर पे। यही हमारा एक मेन कारण बन के आता है कि हमने सेकेंडरी सेक्टर जो है वो चर्चा में आज हमने लेकर आए कि सेकेंडरी सेक्टर को हमको ध्यान क्यों देना है। ये पूरा बैकग्राउंड था कि आज वर्तमान में सेकेंडरी सेक्टर हमारा किस स्थिति में, तो शायद आपको एक अंदाजा लगा होगा कि हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता क्यों है। अब चलते हैं वापस से एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल क्या कहता है हमसे। इसमें बताया गया है कि अगर हम भारत में अभी वर्तमान में देखें तो हम 3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यदि हमको 2047 तक हमको अगर डेवलप्ड होना है तो इस 3.6 को बढ़ाकर हमको करना पड़ेगा 30 ट्रिलियन, यानी लगभग 10% के हमको 10 गुना वृद्धि इसमें करनी पड़ेगी, जब जाके हम क्या कर पाएंगे, इसको क्या करेंगे, डेवलप्ड कर पाएंगे। और इस डेवलपमेंट के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बढ़ाने के लिए हमको आवश्यकता होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की या विनिर्माण क्षेत्र की। किस प्रकार से भाई, अगर आज देखें आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 0.5 ट्रिलियन जो होता है वो हमारे यहाँ क्या योगदान देता है। इसको बढ़ाकर हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से लेकर तो 7.5 ट्रिलियन करना पड़ेगा 2047 तक। साथ ही साथ अगर देखें आज वर्तमान में जीडीपी में हम देखें, जो हमारी 4 दशक निकल गई हैं, जो पिछली 4 दशक गई हैं, उसमें देखा जाता है कि कहीं 13 से 17% के बीच में ही हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारी जीडीपी में योगदान में ठहर गया है। कभी 13%, कभी 14%, कभी 16%, कभी 17%, इससे आगे कभी अभी हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहा है। तो आज हमें फोकस करना है 13 से 17% को बढ़ाकर कितना करना, 20 से कम 25% इसको बढ़ाकर करना है, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, हमारी जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द नेशन। अबाउट 12% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ इन इंडिया इज एम्प्लॉयड बाय इट। आज बताया जा रहा है डेटा के अनुसार कि हमारे यहाँ की जो कार्यशील लोग हैं, यानी काम करने वाले जो लोग हैं, वर्क फोर्स जो है हमारे यहाँ का, उसमें से 12% जो है वो हमारे यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो रोजगार देता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, रोजगार विहीन समृद्धि, क्या रोजगार विहीन समृद्धि आपको देखने को मिल रही है? तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के क्षेत्रों में हमें कमियां देखने को मिल रही है। स्वाभाविक सी बात है, एक देश जो सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्राप्त होगा, उसमें ये समस्या देखने को मिल सकती है, और वही हमारे साथ हो भी रहा है। तो अब इस समस्या को टेकल करना है तो ये स्वीकारोक्ति का साहस ही तो है हमारा, कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, आज वर्तमान में जो जॉब है वो हमारे यहाँ का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसको स्वीकार करके आज हमको क्या करना है, डेडिकेशन दिखाना उसको इम्प्रूव करने का, यानी स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा दिखाकर हमको इस सेक्टर में जो है फायदा पहुंचाना है। आज 12% लोग उसमें देते हैं, 12% कम नहीं होता, हालांकि कम है, उसको और बढ़ाना है हमको, लेकिन 12% लोग आज एम्प्लॉयड हैं, इसका कहने का अर्थ होता है ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है हमारा इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में। सेकेंडरी हम देखें तो इसमें बताते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि 13 से 17% हमारी जीडीपी जो है उसका पर्टिकुलरली स्टैग्नेंट रूप से 13% या 17% हमें योगदान देता है। ये भी बहुत बड़ा है अभी वर्तमान में, मतलब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का देखने को हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सॉल्यूशन इसने बताया एडिटोरियल राइटर ने कि अब ये समस्या है साहब, आपके सामने समस्या रख दी है, सॉल्यूशन हम क्या देंगे। तो उस सॉल्यूशन के लिए उसने बताया भाई
अब जैसे इसमें शुरू करने से पहले सारे सजेशन इसमें बताएं, उस सजेशन से पहले इसने एक चीज़ बताई है कि आज हम बात में करें एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। यदि हम देखें एक देश है जिसको अपना आर्थिक विकास करना है तो उसको किन किन चीज़ों पर काम करना है, ये मेन चीज़ें होती हैं। ये 7 पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। इसका कई इस्तेमाल मतलब मल्टीपल सोर्सेज पर हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। फ्यूचर में कोई एडिटोरियल आएगा तो मैं इनका जिक्र करूंगा ज़रूर कि इन 7 पॉइंट को हम कहाँ का इम्पोज कर सकते हैं, तो इसको याद कर लेंगे। यदि किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो सर्वप्रथम उसको अपनी जीडीपी पे ध्यान देना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और सेकेंडली इसमें बताया गया है राइज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में वृद्धि। अगर किसी देश को अगर आर्थिक विकास करना है तो अपनी जीडीपी बढ़ाइए, रोजगार को बढ़ाइए, उपभोक्ता के खर्च को बढ़ाइए। आपका जो उपभोक्ता है उसको खर्च भी करना चाहिए। दूसरा व्यापारिक निवेश, यानी व्यापार व्यवसाय में निवेश भी देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इंप्रूव बिजनेस कॉन्फिडेंस, यानी आपके यहाँ के जो उद्यमी हैं उनकी उद्यमशीलता जो है उसको बार बार प्रोत्साहित करने का भी काम आपको करना चाहिए। उनके अंदर की उद्यमशीलता जो है, रिस्क टेकिंग प्रोसेस जो है वो रेगुलरली क्या होनी चाहिए, बूस्टअप होनी चाहिए। उनका बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होना चाहिए। नेक्स्टली एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमें अपने देश में ही सीमित नहीं हो जाना है, एक कुएं का मेंढक नहीं बनना है, हमें विदेशों में भी व्यापार हमको करना है। तो इसलिए कहा जाता है एक्सटर्नल सेक्टरों में हमको इसका विकास करना होगा। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यदि आपको अपने यहाँ का विनिर्माण क्षेत्र ज़्यादा आगे बढ़ाना है, चाहिए आपको कि आपके यहाँ के उद्यमी जो हैं वो उद्योग लगाएं, तो आपको आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, बुनियादी ढांचे को डेवलप करने की। उसी से उनकी जो उद्यमशीलता है, फिर बोले बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो पाएगा। अब देखते हैं भाई सॉल्यूशन के बारे में। समस्याएं सारी बता दी उसने कि आप बोल दिया जीडीपी को बढ़ाओ साहब, कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएंगे। उसके लिए पहला सॉल्यूशन जो उसने दिया है वो शानदार सॉल्यूशन है, उसको हम अधिकतर जगह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नाम आपने सुना होगा शेरपा। अब आपने सोचा होगा सर इसमें शेरपा कहाँ से आ गए। शेरपा तो वो होते हैं जो ये माउंटेनियस रीजन में अपनी जो ये देखा होगा आपने, ये डंडी लेकर बड़े बड़े एक्सकेवेशंस पे चलते हैं। हमने आज हिमालय क्षेत्र में मतलब ये जो लोग जो अपना बहुत ज़्यादा मतलब इनका अनुभव रहता है पहाड़ों में रहने का, पहाड़ी रास्तों के बारे में इनको बहुत अनुभव रहता है, उसको बोला जाता है शेरपा, उस व्यक्ति को बोलते हैं शेरपा। हम यहाँ पे शेरपा की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज के दिन में मतलब अभी हाल ही में ये शब्द शेरपा है वो इस्तेमाल होने लग गया है मेंटोर्स के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं एक ट्यूटर के लिए इस्तेमाल होने लग गया है। यदि अगर किसी क्षेत्र में किसी को किसी चीज़ से मतलब किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेनी हो या किसी व्यक्ति से कोई निर्देश लेना हो, कोई मॉनिटरिंग चाहिए हो, तो आज हम बोलते हैं कि उसे एक शेरपा की ज़रूरत है। तो उसी में एडिटोरियल राइटर ने भी ये कहा है कि हमें एक शेरपा की आवश्यकता है, नीड अ शेरपा लाइक लीडर, ऐसा एक नेता की आवश्यकता है जो हमें शेरपा लाइक हो। अब उस लीडर को कहाँ काम करेगा भाई, वो लीडर होना चाहिए दोनों क्षेत्रों में, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। यानी कहने का अर्थ है कि एक शेरपा, एक नेता, एक ऐसा नेता जो हमें बता पाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको क्या क्या काम करना है, ये आपका पद प्रदर्शित कर पाए, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए पहले तो सेंट्रल लेवल पर, जो ऐसी नीतियाँ बनाने में अपना योगदान दें जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाए। सेकेंडरी हमारा जो स्टेट है, स्टेट में जो चीज़ें एक शेरपा स्टेट में हो जो क्या करे, जो पॉलिसी बन के आई हैं उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे ये एक सुझाव जो है उसके द्वारा दिए गए हैं। और भी विभिन्न सुझाव दिए गए, इसमें से एक है स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाने के लिए प्रेरणा दी गई है। इसमें कहा गया है कि डेवलप अ क्लियर एंड डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक रोड मैप इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चैम्बर्स एंड थिंक टैंक्स टू गाइड द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपको बनाना पड़ेगा एक थिंक टैंक, यानी एक विचार करने का एक समूह जिसमें शामिल हों इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जो औद्योगिक संघ होते हैं, यानी जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस होते हैं, उनके सदस्यों को आज आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यतः ये इम्पैक्ट किसको करने वाली है, पॉलिसीज उन्हीं को तो करने वाली हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा इसको करना। सेकेंडरी यहाँ के जो दूसरे थिंक टैंक्स होते हैं, जैसे हमारी भारतीय सरकार उसका थिंक टैंक है नीति आयोग, उसी प्रकार से एक थिंक टैंक को डेवलप किया जाए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलप करने के लिए एक माइंडसेट तैयार करे। तो ये एक पॉलिसी क्षेत्र पर यानी पॉलिसी लेवल पर सॉल्यूशन उसने बता दिया। सेकेंडरी वो बताता है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, यानी कहने का अर्थ ये कहना चाहता है इसके माध्यम से कि जो केंद्र है और राज्य है इस मामले में दोनों क्या करें, एक दूसरे से समन्वय बना के काम करें। यदि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो हमें आवश्यकता है कि हमारे यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या करें, कोलैबोरेशन करें, अच्छी तरह से वो समन्वय बना पाएँ। तो ये चीज़ में बताई गई है। दो सॉल्यूशन हमने देखे किस क्षेत्र में बताया इसने, मतलब पॉलिसी मेकिंग के संदर्भ में ये दो हमको क्या करना है, सुधार करना है। नेक्स्ट इसमें बताया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक improve infrastructure and logistics including land reforms to support the facilities manufacturing growth, यानी विनिर्माण वृद्धि का समर्थन
समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचों और लॉजिस्टिक में सुधार करें, जिससे भूमि सुधार भी शामिल। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हमको लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे भाई। हमको क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना करना पड़ेगा। जो लॉजिस्टिक यानी जो खर्च लगता है व्यक्ति का किसी उद्योग को शुरू करने में, उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक जो है उसमें इंप्रूवमेंट कर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको हम बढ़ोतरी दे सकते हैं। ये एक आइडिया है, इस आइडिया को आप पर्सनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों सभी लोग लगे हैं कि हम मतलब पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में जाएं। अगर आपसे कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो चाहता है कि हम क्या करें, कोई उद्योग लगाएं, तो उसको आप ये सॉल्यूशंस बता सकते हैं कि आपको अगर कोई उद्योग बनाना है तो आप अपने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक है उनको इम्प्रूव करने का काम करें। क्या ये व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता? जिसके पास संसाधन है कि वो हाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट स्वयं भी कर सकता है। तो आप ये डेवलपमेंट बता सकते हैं। सेकेंडरी स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। कौशल विकास किस प्रकार से कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या, आज हमारे यहाँ यूपीएससी हमसे कहता है, कठोर भाषा में कहता है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या की लाभांश है वो आज क्या है, उतना हमको लाभ नहीं दे पा रहा है। बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करता है क्वेश्चन में ना। तो आज हमको हमारी जो कार्यशील जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनको हमको करना पड़ेगा स्किल्ड, ताकि वे जिस भी काम के लिए वो जा रहे हैं, आज हमारे पास काम करने वाले लोग हैं लेकिन काम के अनुसार लोग नहीं है। यानी यदि आपको चाहिए कि एक क्षेत्र में काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्स स्कीम चाहिए आपको, एक्स स्किल चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर कोई दूसरे क्षेत्र में वाई स्किल चाहिए तो उसमें एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। यानी मैं समान शब्द में कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग इंजीनियर तो बन गए, कई लोगों को इंजीनियरिंग में तो वो इंजीनियर सीख लिया उन्होंने, डॉक्टर बनने चाहे वो डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन यदि उनसे कोई व्यक्ति कहे कि आपको आज क्या करना है, वेब डिज़ाइन करना है, तो आज तो वो ट्रेंड चालू भी हो गया है। लेकिन अगर थोड़े समय पहले वाले युवाओं को देखें तो उनको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती। हम बात करें एडिटिंग, कि आपको वीडियो एडिटिंग करना है, तो कई लोगों को उसकी स्थिति में उसका नॉलेज नहीं है। कोई बोले कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, उसका नॉलेज भी आज हमारे कई लोगों को नहीं है। तो हम स्किल डेवलप करें ताकि अलग अलग क्षेत्रों में जो चीज़ें वो डेवलप हो पाएँ। साथ ही साथ एक और सुधार उसमें बताया है कि हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे यहाँ की जो स्किल है वो भी स्किल कैसी देनी चाहिए, वे स्किल जो कि इंपॉर्टेंट हो। यानी कहने का अर्थ है एकेडमिक्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ने का। कहने का अर्थ ये, आप व्यक्ति को कुछ चीज़ सिखा रहे हो, अब वो चीज़ उसने सीख लिया, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने कहीं ना कहीं ये डायलॉग कहीं मारा होगा कि हमने स्कूल में कितना सब कुछ पढ़ा है ना, थीटा पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, हमारे आज काम तो आया ही नहीं। वो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं क्षेत्र में वो काम आते हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में पर्टिकुलरली आज पहुंच गए हो उस क्षेत्र में आपका वो काम नहीं आ रहा है जो आपने पढ़ा है। तो क्यों ना हम ये करें कि जो व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है, यानी कहने का अर्थ है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की ही नॉलेज हम उसको दें, जो कि चाइना ने करा था। चाइना ने क्या करा था कि अपने आगे स्कूलों में जब डेवलपमेंट उसके यहाँ की शुरू हुई थी, तो उसने क्या करा, अपने यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें वो कोर्सेज को लॉन्च करा जो वर्तमान उस तत्कालिक तौर पर जो वर्ल्ड में डिमांड थी। यानी मान के चलो अगर किसी मतलब मान के चलिए माइनिंग क्षेत्र के किसी वर्कर की काम है, या फिर मान के चलो किसी पेंटर का काम है, किसी पेंटर की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक पेंटर का कोर्स लॉन्च कर दिया कि आप पेंटिंग का कोर्स कीजिए 3 महीने का, और वो सिखाने के बाद उनको दूसरे देश में सेवा करने भेज दिया, सेवा के लिए निर्यात करने भेज दिया। अब ये तो निर्यात करी उन्होंने सेवा का, जो कि आज हम भी करना है, लेकिन हमें आवश्यकता है आज वो लोगों की जो हमारे यहाँ का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, यहाँ का जो मेन पढ़ा हुआ लोग हैं वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनको भारत में रोकने की, उनको स्किल डेवलप करने की, ताकि वो जो लोग हमारे यहाँ उद्योगों में काम कर रहे हैं वो अपनी स्किल के अनुसार ही शिक्षा लें और इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो चीज़ों के ऊपर अपना काम कर पाए और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट देखते हैं आगे, उसमें बताया गया है कि सपोर्ट MSMEs जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हैं, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा यदि हमें हमारा निर्माण क्षेत्र जो है उसको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी वैश्विक आपको अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ानी ही पड़ेगी। यदि आपको अपना डेवलपमेंट चाहिए तो आप एक कुएं के मेंढक बनकर नहीं कर सकते हो। यदि डेवलपमेंट चाहिए तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा और अपने यहाँ के जो उत्पाद है उनको बाहर बेचना पड़ेगा। आज चाइना क्या करता है, अपने अधिकतर उत्पाद, आज आप चलाते हैं मोबाइल्स, उसके अधिकतर कंपनियां चाइनीज़ हैं। वो अधिकतर आज हम देखें कि चर्चा में कई बार आता है जो टॉयज़ होते हैं, जो खिलौने होते हैं, वो चाइना से हम बहुत सारे इंपोर्ट किया करते थे। तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें भी चाहिए कि कुछ क्षेत्रों में हम भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएँ और दूसरे देशों को हमारी जो चीज़ें उनका निर्यात कर पाएँ। आगे बढ़ते इसमें एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, आज की चर्चा थी उसमें हमने मुख्यतः क्या देखा, मुख्यतः हमने देखा कि हमारे यहाँ का जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी आज वर्तमान में स्थिति क्या है। 2 हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, उसमें से एक क्षेत्र इसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, और आज हमको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता क्यों है,
क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ हम समाधान कर सकते हैं। आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली बताना हो तो आप संस्था का जो नंबर है आगे आप देख लेंगे, उसमें भी जाकर बता सकते हैं कि सर ये आज का जो टॉपिक था उसमें हम ये समाधान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो आज आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू इन विच क्वेश्चन कैन बी यूज दिस टुडेज डिस्कशन। यानी कहने का मतलब है जो आज हमने पर्टिकुलर जो पूरा टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से संबंधित आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे बने हैं, PYQ कौन कौन से ऐसे बने हैं जिसमें हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सही तरीका पढ़ने का यही होगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें देखें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं गया है, और यदि गया है तो वो किस अप्रोच से पूछा गया है, ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो और आप उस क्वेश्चन में जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो पेपर में निकाल पाएँ। तो आज आपका एक टास्क है, देखते हैं कितने लोग पूरा करते हैं। जितनों ने पढ़ा मैं आशा करता हूँ उनमें से कई लोग प्रयास जरूर करेंगे। आज की चर्चा है, अगर आपको ये पूरी चर्चा का PDF चाहिए, जो हमने पूरी चर्चा करी इसमें जो कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप आदर्श परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे आदर्श परिवार इन मॉडर्न नालंदा, तो ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर जाकर आप इस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें डेली जो PDF होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन करके डायरेक्टली इस जो टेलीग्राम चैनल है उस तक पहुँच सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि आपको जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल लगा के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज की इस चर्चा की समाप्ति करेंगे थॉट ऑफ द डे से, परीक्षित भारती सर के एक मोटिवेशनल थॉट से। क्या है वो है अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर एक दिशा में ईमानदारी से निवेश करें, क्योंकि सफलता के लिए निर्धारित ऊर्जा का निवेश होना आवश्यक है, तभी वर्क दिखाई देता है। विज्ञान कहता है कि बल से एक निश्चित दिशा में विस्थापन हो तभी कार्य माना जाता है। यानी कहने का अर्थ है जहाँ पे फिजिक्स का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करके कहा है कि हमको हमारी जो पूरी नॉलेज है हमको स्कैटर्ड नहीं करनी कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँगा, मैं वो भी बुक पढ़ लूँ, है ना, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। नहीं, आपकी ऊर्जा को आप वर्तमान में एक चीज़ पे लगाइए, जिससे आपके जो रिजल्ट होंगे वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। एक दिशा में करे गए विभिन्न प्रयास सफलता दिलाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि आप एक दिशा में ना करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करना शुरू कर देंगे तो सफलता के चांसेस जो होते हैं इसकी तुलना में कम होते हैं। तो आपको प्रयास करना है कि अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर कंसंट्रेट करके एक जगह पर नियंत्रित करना है। आशा करता हूँ कि आज की चर्चा आप लोगों को समझ में आई होगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी प्रकार की और नई चर्चा के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।